हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 10 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो दोस्तों, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ल्यूक फ्रीडेन लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री बने हैं, क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं और डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं गैब्रियल अटल की। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। उनके द्वारा गैब्रियल अटल को देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। अभी उनकी आयु कितनी है? केवल 34 साल। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में किसका स्थान लिया है? तो एलिजाबेथ वॉर्न का स्थान लिया है। यानी अभी तक एलिजाबेथ वॉर्न फ्रांस की प्रधानमंत्री थी और अब उनके स्थान पर गैब्रियल अटल को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों, गैब्रियल अटल अब तक फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह LGBTQ+ समुदाय से आते हैं। बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। राजधानी क्या है? पेरिस। राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन के बारे में आप याद रखिएगा कि जो 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस समारोह होगा 2024 का, उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। एंड्री राजोएलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। थर्मन सनमुगरत्नम राष्ट्रपति बने हैं सिंगापुर के। और फेलिक्स सेसिकेदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति बने हैं। और शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के अमीर बने हैं। अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। और पेट्र पावेल चेक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बने हैं। रामचंद्र पोडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों, ये हैं हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको टेलीग्राम पर हमारी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐप पर आपको ईयरली करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी। बहुत ही उपयोगी है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक भी ऐप पर ही उपलब्ध है, दोनों माध्यम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसका 46वां सेशन आयोजित किया जाना है 2024 में। तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। और उसकी मेजबानी भी कौन करेगा? भारत करेगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर बात आई है अजरबैजान की। तो अजरबैजान से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो जो 2024 में COP29 की बैठक होने वाली है, ये कहां होगी? अजरबैजान में। रसिया की बात करें तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? रसिया में। ब्राजील की बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? ब्राजील में। तो ये बेसिक पॉइंट है, इन्हें आप नोट कर लें। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो भारत पहली बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। यानी ये पहला मौका है जब भारत यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की अध्यक्षता करने वाला है और उसकी मेजबानी करने वाला है। यह जो सेशन है ये 21 से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी साल में एक बार आयोजित की जाती है और इस कमेटी के द्वारा यह फैसला किया जाता है कि किसी भी देश का कोई स्थल या संपत्ति विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में शामिल होने के लायक है या नहीं। तो इसका फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा किया जाता है।
यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल वी वर्मा। दोस्तों बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? आड्रे आजोले। सदस्य कितने हैं? 193 और 11 इसके सहयोगी सदस्य हैं। दोस्तों याद रखिएगा, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। इसका काम होता है शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। दोस्तों अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है और होयसला मंदिर जो कि कर्नाटका में है, इनको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो वर्तमान में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो वो हैं 42। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा केरल के कोझिकोड को साहित्य के शहर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर का नाम दिया है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशिद खान का निधन हो गया है, वह कौन थे? आंसर हो जाएगा क्लासिकल सिंगर। तो क्लासिकल सिंगर राशिद खान का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें 2006 में पद्मश्री और 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनका निधन कहाँ हुआ है? तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। दोस्तों राशिद खान के घराने को पूछा जा सकता है, तो वह रामपुर सहरसा घराने के गायक थे। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद वेद प्रकाश नंदा का अभी हाल ही में निधन हुआ है, और नेता और अभिनेता विजयकांत का निधन हुआ है। साउथ कोरिया के एक्टर ली सुन क्यून का निधन हुआ है। हॉलीवुड एक्टर आंद्रे ब्रूघेर का निधन हुआ है। एक्टर जूनियर महमूद का निधन हुआ है, और अभिनेत्री आर सुब्बालक्ष्मी का, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का, और अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला रोजलिन कार्टर का अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 5। तो लोकसभा के 5 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन सांसदों को दिया जाता है जिन्होंने संसद में बेहतरीन काम किया होता है। दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की सलाह पर इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। दोस्तों अब हम उन सांसदों को डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो पहले सांसद हैं सुकांत मजूमदार, ये भाजपा के सांसद हैं। श्रीकांत एकनाथ शिंदे, ये शिवसेना के सांसद हैं। सुधीर गुप्ता भाजपा के सांसद हैं, और राम सिंह कोल्हे ये एनसीपी के सांसद हैं। और इसके अलावा कुलदीप राय शर्मा ये कांग्रेस के सांसद हैं। तो इन्हें अभी हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान डिस्कस कर लेते हैं। तो मिस देबा यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 का खिताब श्वेता सारदा ने जीता है, ये चंडीगढ़ की हैं। 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 डॉक्टर सुरेंद्र सहगल को प्राप्त हुआ है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को, जॉर्ज लैडली पुरस्कार अर्थशास्त्री राजेश चेट्टी को, और एनी अवार्ड प्रोफेसर थलापिकल प्रदीप को, पेन प्रिंटर पुरस्कार माइकल रोसेन को, यूके इंडिया अवार्ड एमसी मैरी कॉम को, ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। याद रखिएगा कि यह पुरस्कार मिस्र का पुरस्कार है। यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति राय को, गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है शक्तिकांत दास को। डच नोबेल पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर जोइता गुप्ता को। इकबाल मसीह पुरस्कार ललिता नटराजन को प्राप्त हुआ है। और चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 गंजम जिला उड़ीसा को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जो गॉस्पो डिनोब को दिया गया है, उनके उपन्यास टाइम शेल्टर को। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जयंत नार्लिकर को दिया गया है। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई है। बात आई है यहाँ पर चेन्नई की।
तो चेन्नई से हम क्या रिलेट कर सकते हैं, तो वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, चेन्नई में। बेंगलुरु से क्या रिलेट कर सकते हैं, तो पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ अभी हाल ही में कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में। नई दिल्ली से क्या रिलेट कर सकते हैं, तो विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक का आयोजन पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। आयोजन किसके द्वारा करवाया गया है, तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसका आयोजन कराया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। दोस्तों कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं 2023-24 के। तो COP28 शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई UAE में किया गया है। विश्व निवेश सम्मेलन नई दिल्ली में, और हेमफेस्ट 2023 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। और वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में। इसी प्रकार से G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, जापान में। और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, आंसर हो जाएगा गोवा में। तो गोवा में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। बात आई है यहाँ पर असम की। तो असम में कौन सा उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया था, बिजली उत्सव। बिहार में कौन सा उत्सव मनाया गया था, थाबे उत्सव। और सिक्किम में कौन सा उत्सव मनाया गया था, भूमचू उत्सव। तो ये उत्सव भी आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव की। तो इसका आयोजन गोवा में 8 से 13 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। दोस्तों इस उत्सव में संगीत, नृत्य और मनोरंजन के माध्यम से दिव्यांग लोगों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाता है। यानी कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन संगीत के माध्यम से या नृत्य के माध्यम से या मनोरंजन के माध्यम से किया जाता है। चलिए दोस्तों 2023 के कुछ प्रमुख महोत्सव भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लेवेंडर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, जम्मू कश्मीर में। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है, कोलकाता में। मोनलम चैनमो उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, लेह में। माघी मेला उत्सव पंजाब में। खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो मध्य प्रदेश में। ताज महोत्सव आगरा में। और यसांग उत्सव मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को किसने लिखा है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरमाने ने 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक को लिखा है। बात आई है अमिताभ घोष की। तो इनके द्वारा स्मोक एंड एसेस पुस्तक को लिखा गया है। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर पुस्तक को लिखा है। और स्वप्निल पांडे ने बलिदान स्टोरी पैरा फोर्सेस नामक पुस्तक को लिखा है। दोस्तों जनरल मनोज मुकुंद नरमाने भारतीय सेना के 28वें प्रमुख थे। तो उनके द्वारा सेना प्रमुख रहते हुए जो अनुभव किए गए हैं उन्होंने इस पुस्तक में लिखे हैं। उनके द्वारा लद्दाख में हुई झड़प के बारे में भी बताया गया है इस पुस्तक में। 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं। तो एलन मस्क पुस्तक को वाल्टर इसाकसन के द्वारा लिखा गया है। नथिंग बट द ट्रुथ पुस्तक को ऋषभ शाह ने लिखा है। मानसून ए पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग पुस्तक को अभय कुमार ने लिखा है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक को लिखा है नीरजा चौधरी ने। कृष्णा द सेवंथ सेंस पुस्तक को लिखा है AK भट्टाचार्य ने। इंडिया राइजिंग मेमोरियल ऑफ ए साइंटिस्ट पुस्तक को R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा ने लिखा है। वाजपेयी ए एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 पुस्तक को किसने लिखा है, अभिषेक चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लक्षद्वीप में अलवड़ीकरण कार्यक्रम यानी डिसैलिनेशन प्रोग्राम शुरू किया है, आंसर हो जाएगा इजराइल। तो इजराइल के द्वारा लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन प्रोग्राम को अभी हाल ही में शुरू करने की घोषणा की गई है। दोस्तों अलवड़ीकरण कार्यक्रम क्या है इसको आप ध्यान से समझिएगा। इजराइल एक ऐसा देश है जो समुद्र के पानी का उपयोग पीने के लिए करता है, यानी कि खारे पानी को वह मीठे पानी में बदलता है। तो जो खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अलवड़ीकरण बोलते हैं। तो इसी प्रकार का प्रोग्राम
इजराइल के द्वारा लक्षद्वीप में चलाया जाना है। अगर ये प्रोसेस पूरी हो जाती है तो लक्षद्वीप का जो टूरिज्म है वो और अधिक बढ़ जाएगा। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग। बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, इजराइल एक यहूदी देश है। यहाँ पर अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाया गया था, हनुक्का त्योहार। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हनुक्का त्योहार किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो यहूदियों के द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया था। दोस्तों, बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो कैपिटल क्या है इसकी? कवरत्ती। यहाँ के वर्तमान में प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी में छोटा है लक्षद्वीप। दोस्तों, यह भारत की मुख्य भूमि से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप भारत का एकमात्र मूगा द्वीप है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं और ये है लक्षद्वीप की स्थिति और ये है लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है और 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस की। तो दोस्तों, यह दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसी को याद करने के लिए ही 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या है? हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। तो ये थीम आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 2006 में पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। दोस्तों, हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में योग्य श्री योजना शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा योग्य श्री योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले SC और ST वर्ग के छात्रों को मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाएगा। बात करते हैं कुछ प्रमुख योजनाओं की। तो अबुआ आवास योजना झारखंड में, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटका में, मिशन शक्ति स्कूटर योजना ओडिशा में, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम में, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ में और लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। तो ये है कुछ प्रमुख राज्यों की योजनाएं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, शेख हसीना किस देश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ओपेनहाइमर ने। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नादिया कैल्विनो बनी है। हिम तेंदुआ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? किर्गिस्तान का। किस राज्य के महाकाल लोक में प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का शिलालेख खोजा गया है? गोवा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ईडी कौन बने हैं? जी राम मोहन राव। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? भारत ने। और चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया है? मेडागास्कर को। तो ये थे दोस्तों कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए आज के जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक।
सैयद वंश का खिज्र खान, लोदी वंश का बहलोल लोदी, विजयनगर साम्राज्य का हरिहर और बुक्का राय ये संस्थापक थे। बहमनी सल्तनत का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन साहब। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार और नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 10 जनवरी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 10 जनवरी बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।